नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हाल ही में जोगटा एकेडमी ने एचपी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस के रिगार्डिंग एक नया इनिशिएटिव एचपी एज 50 डे चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम हर दिन हर नए अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सभी के बीच में ला रहे हैं। तो मेरा नाम है मनोज शर्मा एंड इन कंटिन्यूशन ऑफ सेम प्रोग्राम आई हैव कम अप विद सेकेंड लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आज का लेक्चर सेकंड है इस श्रेणी का, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो पहले पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस 10 to 15 मिनट प्रोग्राम की श्रृंखला में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम की नीड को कैटर करते हुए ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। तो आपको एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ हिंदी में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो कह रहा है कि जो इनमें से ABCD यानी शेड्यूल 10, 9, 12 एंड शेड्यूल 8, इनमें से कौन सा शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दलगत अधिनियम। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दलगत अधिनियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा गया था बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल दैट इज 10th शेड्यूल एड इंसर्ट करा गया था। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड? तो आप जो हमारा शेड्यूल 10 है, इट प्रिवेंट एनी लेजिस्लेचर बाय फ्रॉम डिफेक्टिंग हिज पार्टी। यानी एक लेजिस्लेचर जो आपका MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी सांसद है, या फिर MLA यानी विधायक है, तो अगर कोई भी MLA या विधायक अपने जिस पार्टी से वो चुनकर आया है उस पार्टी को अगर डिफेक्ट करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ फिर उसकी सदस्यता को, मेंबरशिप को खत्म करता है। हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी भी कुछ एक एक्सेप्शन है, आपने उपवाद है देखे होंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा इसका आंसर है आपका 10th शेड्यूल, दैट इज A, अनुसूची 10। ओके जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल्स। यानी हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की पावर है वो इनमें से किस सिद्धांत, किस डॉक्ट्रिन, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो दैट जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा क्या है? इन विच जुडिशियरी चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एटसेट्रा। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो देखता है कि क्या कोई भी संसद के या फिर किसी विधानसभा के द्वारा बनाया हुआ कानून या फिर सिंपल जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है, क्या वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो इस पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें से जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसमें से किस प्रिंसिपल से ड्राइव करी जाती है? तो फर्स्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये हमें बताता है हमारा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 दोस्तों जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात करता है, तो ये क्या कहता है? इट सेज दैट protection of life and personal liberty says no person shall be deprived of his life, personal liberty except procedure established by law। यानी अगर किसी भी आदमी को सजा दी जा रही है या जो भी आगे वाली हमारी लॉ की इम्प्लीकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ
एक प्रोसीजर के तहत दी जाती है जो कि लॉ के अंडर लिखा गया है। तो हालांकि ये वाला आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देखें तो जो हमारा दूसरे वाला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसकी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन हो रही है केशवानंद भारती केस के बाद में। बट प्रीवियस ईयर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है वो है हमारा आर्टिकल 21A एंड इट इज अ ब्रिटिश कंसेप्ट। ये हमारा ब्रिटिश कंसेप्ट है, इसलिए आंसर विल बी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सेकंड। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो संयुक्त बैठक है पार्लियामेंट की उसको कौन, उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रिसाइड ओवर कौन करता है। तो आप सब जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 108 108 आर्टिकल बात करता है जॉइंट सीटिंग की। जॉइंट सीटिंग संयुक्त सत्र, यानी जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ में बैठते हैं। ऐसा होता है इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर डेडलॉक वाली सिचुएशन है दोनों के बीच में तो जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। तो जॉइंट सीटिंग जब बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का जो स्पीकर होता है। अब अगर थोड़ा आगे की बात करें तो जो जॉइंट सीटिंग है ये प्रावधान किस किस टाइप्स के बिल के लिए दिया गया है। आप सब जानते हैं टाइप्स ऑफ बिल, अगर हम विधेयक की बात करें एक ऑर्डिनरी बिल होता है, सेकंड आपका फाइनेंशियल बिल है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है आपका, या फिर फोर्थ हो गया आपका मनी बिल। तो बताइए, आप बताओ इनमें से किन किन टाइप के बिल में जॉइंट सीटिंग का प्रावधान दिया गया है। तो काइंडली मेंशन इन कमेंट्स बिलो, कमेंट्स में बताओ कि इन 4 टाइप में से बिल में से किस किस टाइप के बिल में जॉइंट सीटिंग का जो प्रावधान है वो पॉसिबल है। ओके, सो इसका आंसर होगा हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। इन केस ऑफ अगर लोकसभा का अध्यक्ष एब्सेंट है तो उनके एब्सेंस में जो हमारे डेप्टी स्पीकर है लोकसभा के वो इसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। अगर ये भी एब्सेंट हो गए तो जो हमारे 22 चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के फिर वो इसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन कैन स्पीकर अलाउ एनी मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज मदर लैंग्वेज। कह रहा है कि अगर हाउस का कोई मेंबर अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में बात करना चाहे तो स्पीकर उसको ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। स्पीकर इज द अथॉरिटी सिंस ही नॉट ओनली स्पीकर, जो चेयरमैन है इन केस ऑफ राज्यसभा, ही इज द ओवरऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनुमति देता है किसी भी मेंबर को ऐसे करने की। तो ये किस आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है, किस अनुच्छेद के अंडर मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 120 क्लॉज 1। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पावर देता है कि किसी भी सदस्य को वो अनुमति दे अगर वो कंसर्न्ड सदस्य हाउस के अंदर अपनी मदर टंग में बोलना चाहता है। ओके जी, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच। तो आप सब जानते हैं बहुत ही फेमस केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों इंदिरा साहनी केस, जिसको कि मंडल कमीशन, मंडल केस भी बोला जाता है। मंडल केस क्यों? क्योंकि टू आइडेंटिफाइज द ओबीसीज बैकवर्ड क्लास, पिछड़े हुए वर्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आयोग कमीशन बैठा था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मंडल जी। तो ये इसलिए मंडल के नाम से ये कमीशन फेमस हो गया था और जाना भी इसी नाम से गया। इसने कहा कि देश में सबसे मेजोरिटी वाली जो पॉपुलेशन है, जो 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो रहती है आपकी ओबीसी की। तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तो जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी थी और दूसरी क्या करी थी, उन्होंने 10% रिजर्वेशन पहली बार ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन
उनको भी दे दी थी। तो ईडब्ल्यूएस को जब उन्होंने रिजर्वेशन दी थी तो ये दी थी आपके इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, जो जनरल सेक्शन में सबसे गरीब तबका है उसको दे दी गई थी 10%, और जो बीसीज बैकवर्ड क्लास के जो पॉपुलेशन है उनको 27% रिजर्वेशन दी गई थी। ये दी गई थी ऑन दी बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस एंड नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो जब इन्होंने ये रिजर्वेशन दी थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ था, जो कि इंदिरा साहनी केस में चैलेंज हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर निर्णय आया तो उसने ओबीसी की रिजर्वेशन को तो सही ठहराया था। हालांकि ओबीसी की रिजर्वेशन में उसने यहाँ पे क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, यानी हर ओबीसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते सिर्फ और सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन मिलेगी। दूसरा, इसने ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिजर्वेशन मिल रही थी इसको उसने स्क्रैप कर दिया था इस जजमेंट के थ्रू, 2 रीजंस देके। सबसे पहला रीजन दिया था कि इकोनॉमी कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। सेकेंड, इन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल सीलिंग है रिजर्वेशन की, दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50%। 50% से ज़्यादा सभी रिजर्वेशन की सीलिंग नहीं एक्सीड करनी चाहिए, जिसमें आपकी एससी की भी आएगी, एसटी की भी आएगी, ओबीसी की भी आएगी और आपके ईडब्ल्यूएस की भी आ रही थी। तो ईडब्ल्यूएस की वजह से ये ज़्यादा एक्सीड कर रही थी, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया था। हालांकि आप देखोगे जो 2019 में मोदी जी ने जो रिजर्वेशन दी थी ईडब्ल्यूएस के लिए वो अभी भी स्टैंड कर रही है। तो उसके बहुत सारे कारण है। फर्स्ट कारण है, जैसे जब इस समय 2019 में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दी गई थी तो इस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था, जो कि पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने नहीं किया। और भी कुछ एक और थोड़े बहुत एस्पेक्ट भी थे। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका सही अनुक्रम। तो आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2-3-4 इंफॉर्मेशन दी जाती है मेनली, फर्स्ट है जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो आपका बी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद है नेचर ऑफ स्टेट, जो कि इनमें से, तो इनमें से कौन सा वो करेक्ट सीक्वेंस है। तो फर्स्ट सीक्वेंस सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है आपका करेक्ट सीक्वेंस प्रीएम्बल में जो कि बात करता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि भारत का स्टेट कैसा होगा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो आपातकाल से संबंधित प्रावधान है उनमें से इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 4 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। क्या संविधान 4 टाइप की इमरजेंसी की बात करता है? गलत। संविधान 4 नहीं बल्कि 3 टाइप की इमरजेंसी की बात करता है। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रेसिडेंट रूल, थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्त आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन है। सेकंड स्टेटमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल्स 340 to 356। ये भी टोटल गलत है। 3 टाइप की इमरजेंसी है। पहली है आपकी 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी, सेकंड 356 के अंडर एंड 365 के अंडर आपकी जो प्रेसिडेंट रूल वाली है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके अंडर 360 आर्टिकल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। वित्त आपातकाल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज नेवर बीन इम्पोज्ड सो फार। कहा जा रहा था कि 2019 में 20 में जब कोविड आया था तो उस समय करा जा सकता था जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड, बट ऐसा नहीं हुआ। बाकी अगर बात करें हम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो आज तक देश में 3 बार लग गई है। और अगर तो आप 356 जो प्रेसिडेंट रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करें, तो आप बहुत बार लगी है वो, तो है ना।
और डी तो फिर हालांकि स्टेटमेंट गलत ही होगी, एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एट यूनियन लेवल। तो 356 तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट इमरजेंसी की, ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ओके जी, सो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संवैधानिक सभा थी, उसके जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? तो इनमें से जो BN राव जी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स केम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। जो अनुच्छेद 21 है उसके एम्बिट में इनमें से कौन से मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स आते हैं? राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन, प्रतिष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो इनमें से सारे के सारे ऑल दी राइट्स केम अंडर दी एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, जो की बात करता है हमारे अलग अलग तरह के जो राइट्स हैं, जिनमें से इनकी जो ही नेशनल आपके जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, उनको भी देने की बात करता है राइट टू लाइफ के अंदर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट। कि जब कार्यालय के दौरान निम्नलिखित के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, राष्ट्रपति जी और गवर्नर जी, ये दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं व्हाइल दे आर इन देयर ऑफिस, उस समय उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्ज इनिशिएट, क्रिमिनल केस इनिशिएट नहीं करा जा सकता। हालांकि सिविल केस करा जा सकता है विद प्रायर नोटिस, बट क्रिमिनल केस बिल्कुल भी उनके साथ, उनके अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं किया जा सकता। सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जो टॉप के 10 हमारे प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।